नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी प्राचीन दुनिया में चलने वाले हैं जो सच में रहस्यमयी भी है और बेहद दिलचस्प भी। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, यानी हड़प्पा सभ्यता। जरा सोचिए, एक ऐसी कांस्य युग की सभ्यता जिन्होंने तब भूमिगत नालियां और एकदम प्लान्ड शहर बना लिए थे जब बाकी दुनिया इन चीजों का मतलब भी नहीं जानती थी। तो चलिए इस कमाल के रहस्य को मिलकर समझते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब इनकी लिपि, इनकी भाषा हम आज तक पढ़ ही नहीं पाए हैं, तो इनका इतिहास आखिर हमें पता कैसे चला? और यहीं तो आर्कियोलॉजी का असली जादू शुरू होता है, क्योंकि हम इनका लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते, इसलिए पूरा इतिहास जमीन के अंदर दबे सुरागों से समझा जाता है। जैसे पुरानी पकी हुई ईंटें, छोटे छोटे मोती और मिट्टी के बर्तन। असल में यही इस शांत सभ्यता की आवाज हैं जो उनके बारे में सच्चाई बयां करती हैं। और इन्हीं सुरागों को ढूंढने की कहानी भी ना अचानक शुरू होती है साल 1856 से। हाँ, ये सच में चौंका देने वाला किस्सा है। 19वीं सदी में ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर्स पंजाब में लाहौर से कराची तक रेलवे ट्रैक बिछा रहे हैं। रास्ते में उन्हें मिट्टी का एक बहुत बड़ा टीला मिला। उन्होंने क्या किया, वहां से निकली लाखों पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल सीधा रेलवे ट्रैक बनाने में कर लिया। मतलब उन इंजीनियर्स को बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि वो अनजाने में 4000 साल पुराने हड़प्पा शहर को नष्ट कर रहे हैं। बाद में जाकर आर्कियोलॉजिस्ट को एहसास हुआ कि वहां तो एक पूरी की पूरी सभ्यता दबी हुई थी। अब इस सभ्यता के विकास को अगर हमें समझना है तो इसे 3 मुख्य हिस्सों में देखा जाता है। प्रारंभिक चरण लगभग 6000 BCE से शुरू होता है, जब छोटे गांवों और खेती की शुरुआत हो रही थी। लेकिन जो सबसे खास है वो है बीच वाला दौर, जिसे हम मैच्योर फेज कहते हैं। ये लगभग 2600 BCE के आसपास शुरू हुआ और ये इनका एक सुनहरा दौर था। यही वो वक्त था जब बड़े बड़े शहरों का निर्माण हुआ, दूर दूर तक व्यापार फैला और एक जैसा कल्चर पूरे क्षेत्र में दिखने लगा। फिर 1900 BCE आते आते इनका पतन शुरू हो गया। इनकी समृद्धि का अंदाजा सिर्फ इनकी आबादी से ही लगाया जा सकता है। अपने सबसे बेहतरीन दौर में इस सभ्यता में तकरीबन 10 से 50 लाख लोग रहा करते थे, जो कि उस जमाने के हिसाब से एक बेहद विशाल आबादी थी। सिर्फ मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में ही 30 से 60 हजार लोग रहते थे। ये हैरान कर देने वाला आंकड़ा साफ बताता है कि इनका समाज कितना ज्यादा व्यवस्थित रहा होगा। आगे बढ़ते हैं इस विश्लेषण के दूसरे भाग पर, शानदार शहरी नियोजन यानी नागरिक व्यवस्था के असली उस्ताद। तो मोहनजोदारो जैसे शहरों का डिजाइन बड़ा दिलचस्प था। इन्हें 2 अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया था। एक था दुर्ग, जिसे सिटाडेल कहते हैं। ये पश्चिम की तरफ थोड़ा ऊंचाई पर मिट्टी की ईंटों के एक विशाल प्लेटफॉर्म पर बना होता था, ताकि बाढ़ से बचा जा सके। सही कहा। और इस दुर्ग वाले हिस्से में ज्यादातर सभी सार्वजनिक इमारतें होती थीं, जैसे द ग्रेट बाथ और बड़े बड़े अनाज के गोदाम। और दूसरा बड़ा हिस्सा था निचला शहर या लोअर टाउन। ये आम लोगों का रिहायशी इलाका था। यहाँ की सड़कें एक ज़ाइडी ग्रिड पैटर्न में थी और इस पूरे इलाके के चारों तरफ किलेबंदी की गई थी। अगर हम इनके बुनियादी ढांचे या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो उस जमाने के हिसाब से सच में अद्वितीय था। सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पर काटती थीं और पकी ईंटें जो वहां इस्तेमाल हुई हैं, उनका आकार हर शहर में बिल्कुल एक जैसा था, जो इनकी केंद्रीय प्लानिंग को दिखाता है। और जिस चीज ने सबसे ज्यादा हैरान किया वो था उनका ड्रेनेज और सैनिटेशन सिस्टम। ज्यादातर घरों के आंगन में प्राइवेट कुएं थे। हर घर की नाली बाहर गली की मेन नाली से जुड़ी होती थी और सबसे बड़ी बात, वो पक्की ईंटों से ढकी होती थी। ऐसी साफ सफाई और हाइजीन की समझ प्राचीन दुनिया में शायद ही कहीं और देखने को मिलती है। चलिए चलते हैं भाग 3 की तरफ, समाज और दैनिक जीवन। आइए समझते हैं कि हड़प्पा के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी आखिर कैसी थी। किसी भी प्राचीन समाज के भेदभाव को समझने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट अक्सर उनकी कब्रों का अध्ययन करते हैं, और हड़प्पन बरियल से हमें उनके समाज की एक बहुत गहरी झलक मिलती है। और इसमें सबसे खास बात पता है क्या है? उसी दौर में मिस्र यानी इजिप्ट के पिरामिड्स में लोग अपने मृतकों के साथ ढेर सारा सोना और कीमती चीजें दफनाते थे। लेकिन हड़प्पा के लोगों ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उनकी कब्रों में सिर्फ रोजमर्रा की आम चीजें मिलती हैं। ये इशारा करता है कि इनका समाज आर्थिक रूप से काफी संतुलित था, जहां अमीर और गरीब के बीच उतना ज्यादा फासला नहीं था। खुदाई में जो छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन मिले हैं, वो सिर्फ आम डेली यूज की चीजें नहीं हैं, वो उनकी लाजवाब शिल्पकला का सबूत है।
पॉटरी हो, मोती बनाना हो या धातु का काम, इन सब में वो माहिर थे। और सबसे मजेदार बात यह है कि हमें इन शहरों में किसी स्कूल या किताब के कोई सबूत नहीं मिले। तो ये माना जाता है कि ये सारे बेहतरीन हुनर परिवारों में ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सिखाए जाते थे। वहीं मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं, जैसे पहिए वाली गाड़ियां, जो बताती हैं कि बचपन के खेलकूद वहां भी कितने आम थे। उनकी शिल्पकला का एक और अनोखा नमूना है उनकी मुहरें यानी सील्स, जिन पर जानवरों की आकृतियां बनी हैं और साथ ही वो अपाठीय लिपि जिसे आखिर तक कोई पढ़ नहीं पाया। लेकिन इन मुहरों और उनके माप-तोल के बातों को देखकर एक बात तो तय है कि ये लोग सिर्फ अपने शहरों तक सीमित नहीं थे। पुख्ता सबूत बताते हैं कि इनका मेसोपोटामिया और सेंट्रल एशिया तक एक बहुत ही विशाल व्यापारिक नेटवर्क था। मतलब सदियों पहले भी ये लोग बेहतरीन ग्लोबल ट्रेडर्स थे। अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और चौथे भाग पर, रहस्य और पतन। आखिर इन महान शहरों का अंत कैसे हुआ? देखिए, पुराने समय में एक थियरी बहुत फेमस थी कि किसी बाहरी हमले या नरसंहार की वजह से ये पूरे शहर तबाह हो गए। एक वक्त पर वहां मिले कंकालों को सीधे तौर पर किसी युद्ध का सबूत मान लिया गया था। लेकिन आधुनिक विज्ञान ने इस मिथ को पूरी तरह डिबंक कर दिया है। जॉर्ज डेल्स जैसे आधुनिक आर्कियोलॉजिस्ट्स ने जब इन कंकालों का वापस से मूल्यांकन किया तो उन्हें वहां युद्ध, जले हुए निशान या हथियारों का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। ये बात अब साफ है कि ये शहर किसी हमले से नष्ट नहीं हुए। तो फिर सवाल उठता है कि अगर कोई हमला नहीं था तो आखिर इतनी बड़ी सभ्यता खत्म कैसे हुई? आज की साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि इसका सबसे बड़ा कारण था जलवायु परिवर्तन और बदलते हुए मॉनसून पैटर्न्स। एकदम सही। हुआ ये कि बारिश कम होने लगी और घग्घर हकरा जैसे बड़े नदी तंत्र धीरे धीरे सूखने लगे। जब भयंकर सूखा पड़ा और पानी की सप्लाई लगभग खत्म हो गई तो लोगों की मजबूरी बन गई अपने इन शानदार शहरों को छोड़कर ईस्ट और साउथ की तरफ पलायन करना। इन शहरों का पतन चाहे कितना भी दुख भरा क्यों ना हो, इनकी विरासत बेहद गहरी है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि इनका ज्ञान इनकी ईंटों, नालियों और शांत सड़कों में लिखा है। एक ऐसा ज्ञान जिसकी आज भी हमें बहुत जरूरत है। सच में उन्होंने ये सिखाया कि एक समृद्ध और विकसित समाज बनाने के लिए दिखावे या बड़े बड़े स्मारकों की जरूरत नहीं होती। उन्होंने प्रैक्टिकलिटी, आपसी सहयोग, साफ सफाई और सादगी पर ध्यान दिया, जिससे आज के हमारे आधुनिक शहर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज के इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही जरूरी सवाल पीछे छूट जाता है। हम आज अपने आधुनिक शहरों में हड़प्पा के लोगों के इन सादगी और सस्टेनेबिलिटी के सिद्धांतों को आखिर कैसे अपना सकते हैं? ये सच में सोचने वाली बात है। लगभग 4000 साल पुरानी ये शांत सभ्यता हमें आज भी एक बेहतर और व्यवस्थित भविष्य बनाने का रास्ता दिखाती है। इस बारे में जरूर सोचिए। तो इस प्राचीन दुनिया के सफर की चर्चा को हम यहीं संपन्न करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।